स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। सभी साथी आज की इस महत्वपूर्ण क्लास से जुड़ जाएं। जितने भी साथी हैं झारखंड के जो टीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं और जो परेशान हैं, यूट्यूब में सर्च करके देख रहे हैं कहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। यानी झारखंड की जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी 2017 में, जिसका वैकेंसी जो निकली थी 2016 में और परीक्षा हुई थी 2017 में। तो टीजीटी झारखंड टीजीटी हिंदी 2016-17 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ पर मिलेंगे, इसके लिए आप बहुत परेशान थे। यूट्यूब में सर्च करके देखे, वेबसाइट में सर्च करके देखे, परंतु आपको कहीं नहीं मिला। तो आज हम उसी महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आ गए हैं। आज हम सभी 150 प्रश्नों को देखेंगे। आपको यूट्यूब में कहीं भी सर्च कीजिए, यह क्लास आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो सभी साथी इस क्लास से जुड़ जाएंगे। और जेएसएससी टीजीटी की परीक्षा जो 2017 में हुई थी उसका हिंदी का क्वेश्चन पेपर सभी देख लें। जितने भी हिंदी के विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी टीजीटी की, जिसकी जो कह सकते हैं कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो सभी साथी इस क्लास को देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाला है। तो प्रारंभ करते हैं सभी 150 प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके पास है। पहला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी ऑप्शन को देख लें। तो यह कथन जो है यह किन का है, तो यह कथन अमीर खुसरो जी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेएसएससी टीजीटी 2016 की जो वैकेंसी निकली थी, तो अगला प्रश्न है, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर और कबीर दोहावली, ये सभी जो ग्रंथ है ये किस काल की देन है। भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु काल या द्विवेदी काल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा भक्ति काल। क्या हो जाएगा, भक्ति काल। इसका सही जवाब हो जाएगा भक्ति काल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं। ऑप्शन देख लीजिए, 3, 4, 2, 5। तो कितनी शाखाएं मानी जाती है। अगर आप भक्ति काल का क्लास नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर देख लें, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल में 2 काव्य धाराएं थी, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। उसमें 2-2 शाखाएं थी। तो कुल कितनी शाखाएं हो जाएगी, 4। कौन कौन, तो निर्गुण में कौन कौन थे। निर्गुण में देखे थे हम ज्ञानश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण में हम चर्चा किए थे कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा। तो कुल 4 शाखाएं थी, याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकाल में अधिकतर ऐसी वीरता की भी प्रधानता रही, लेकिन ग्रंथ की बात है तो आदिकाल में रासो ग्रंथों की क्या है, तो प्रधानता रही है। रासो ग्रंथ अधिकतर लिखे गए ना। प्रश्न नंबर 5 है, जितने भी साथी हैं जो भारतीय विजन क्लासेस से अभी तक जुड़े नहीं है, जुड़ जाएं, क्योंकि भारतीय विजन क्लासेस पर झारखंड टीजीटी की स्पेशल तैयारी यहाँ कराई जाएगी। इसके अलावे बीपीएससी के जो विद्यार्थी हैं, बिहार के विद्यार्थी हैं जो टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी भारतीय विजन क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी जो हिंदी के विद्यार्थी हैं भारतीय विजन क्लासेस से बने रहें। यहाँ आपको जो कुछ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ उन प्रश्नों को यहाँ पर लाया जाता है जो प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं झारखंड टीजीटी की परीक्षा जो 2017 में हुई थी उसका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी के जितने भी विद्यार्थी थे सभी परेशान थे कि कहाँ पर एक प्रश्न मिलेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का व्हाट्सएप में मैसेज आया,
तो हम उन सभी का ध्यान में रखते हुए क्लास को लेकर आए हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनके लिए प्रश्न कुछ भी नहीं, तुरंत ये प्रश्न को देखते आप जवाब अगर बिना ऑप्शन के भी अगर आपको पूछा जाता तो आप बता देते। तो सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कबीरदास। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कबीरदास। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए, यानी उस रस को बताइए जिस रस का उदाहरण रीतिकाल में अधिक लिखे गए जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए, यानी वह रस जिसका प्रयोग रीतिकाल में इतना ज़्यादा हुआ जितना पूरा साहित्य में नहीं हुआ, ये समझिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो रीतिकाल की जो रस की बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। बहुत ही बढ़िया प्रश्न सभी आए थे, तो बहुत ही आसान भी लग रहे, अच्छे प्रश्न आए थे। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो संस्कृत काव्य शास्त्र। क्या हो जाएगा? संस्कृत काव्य शास्त्र का इसमें क्या है? तो गहरा असर है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में कवित सवैये के साथ क्या लिखे गए? कितना अच्छा प्रश्न आया है। रीतिकाल में कवित सवैये के साथ क्या लिखे गए? तो आपको रीतिकाल के वो कवि आपको याद होंगे, रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं बिहारी लाल। तो बिहारी लाल के क्या प्रसिद्ध थे? तो दोहे प्रसिद्ध थे, है ना। तो रीतिकाल में याद रखिएगा कवित सवैये के साथ क्या लिखे गए? तो दोहे लिखे गए, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? खड़ी बोली में, अवधी में, उर्दू में या ब्रज भाषा में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या छायावाद युग? तो 1850 से 1900 ईस्वी के कालखंड को क्या माना जाता है? तो भारतेंदु युग माना जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप से देखते वही उस साहित्य का असली रूप है? किसके साहित्य में हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप को देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? तो सरस्वती पत्रिका की जो प्रसिद्धि रही वो किस साहित्य में रही? तो आपको याद होगा वह युग था द्विवेदी युग। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? तो द्विवेदी युग प्रश्न को समझिए। प्रश्न यह कर रहा है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतार दिया था और उसके स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया? तो सही जवाब है ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा को उन्होंने कविता के सिंहासन से उतार दिया और उस भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। प्रश्न नंबर 14 है, आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है? द्विवेदी युग की समय सीमा, काल सीमा बताइए। 1850 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1947, 1947 से 1970 या 1900 से 1918? तो सही जवाब है 1900 से 1918 जो है द्विवेदी युग का समय है। प्रश्न नंबर 15, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? तो हिंदी भाषा का मानकीकरण अर्थात खड़ी बोली के विकास में कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग। प्रश्न नंबर 16, छायावाद की प्रवृत्ति कौन सी है? छायावाद की प्रवृत्ति अलंकारिक, साहित्यिक, शैलीगत या प्रायोगिक? तो छायावाद की प्रवृत्ति क्या है? तो शैलीगत है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिज्म कहते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं? हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में उसे हम छायावाद कहते हैं। क्या कहते हैं? छायावाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी अगर महाकाव्य आप पढ़े होंगे तो उसमें सभी जितने भी पात्र हैं सभी को का प्रतीक रूप भी बताया गया है। तो कामायनी में मनु मन का प्रतीक था। कामायनी में मनु क्या था? मन का प्रतीक। उसके बाद ईड़ा बुद्धि का प्रतीक।
तो कामायनी में श्रद्धा जो थी वो हृदय की प्रतीक थी, याद रखना, हृदय का प्रतीक। प्रश्न नंबर 19, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? तो प्रयोगवाद के बाद कौन सी काव्य धारा विकसित हुई थी? प्रयोगवाद के बाद नई कविता। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? नई कविता। प्रश्न नंबर 20, हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ है। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ कब हुआ है? तो प्रगतिवाद के जो समय है वो कब से है? तो 1936 सही जवाब हो जाएगा, 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है तो उस धारा को कहा जाता है। मार्क्सवाद आएगा तो याद रखिएगा इसका सही जवाब तुरंत हो जाएगा प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ है। प्रश्न थोड़ा सा दोबारा हो गया तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1936। तार सप्तक का प्रकाशन काल है। ये सभी प्रश्न झारखंड टीजीटी 2016 की जो वैकेंसी निकली थी उसमें सभी प्रश्न आए थे। तो तार सप्तक का प्रकाशन काल है, तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? तो 1943। ये तार सप्तक है। द्वितीय सप्तक 51, तृतीय सप्तक का क्या है? 1959 और चौथा सप्तक जो है 1900 क्या है? 79 है। ये है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है, छायावाद का जन्म यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ याद रखिएगा, छायावाद के स्थान पर यहाँ हो जाएगा प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ? देखिए प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, यहाँ प्रयोगवाद हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, छायावाद को प्रयोगवाद पढ़ेंगे। तो प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ? तो छायावाद के बाद क्या आया था? प्रगतिवाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के लेखक कौन है? आत्मजयी, तो आत्मजयी के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और आसान भी प्रश्न। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां सरसता, उन्मुक्ता, चपलता या दृढ़ता। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? तो नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो है उन्मुक्ता। अगला प्रश्न है, नई कविता में किस शब्दों को लिया गया है? नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 27, तो आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में अकविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी में अकविता के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं जगदीश चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने अहम भूमिका निभाई? अब 19वीं सदी आ गया तो याद रखिए 19वीं सदी में खड़ी बोली के जो विकास में अहम भूमिका निभाने वाले कौन है? तो सदल मिश्र जी है। कौन है? सदल मिश्र। अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल में रहे मिश्र बंधु, जबकि सदल मिश्र जो है 19वीं सदी में इनका योगदान रहा खड़ी बोली के विकास में। प्रश्न नंबर 30 है, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? कितना आसान प्रश्न आया था। तो आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ। इतना आसान प्रश्न पिछले बार दिया हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, वह स्थान जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि हो उसे क्या कहा जाता है? तो वह स्थान जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि होते हैं उसको कहा जाता है रंगमंच। अगला प्रश्न है, नाटक में रसों का परिपाक माना जाता है। तो नाटक में रसों की संख्या कुल 9 है, लेकिन नाटक में रसों के बारे में चर्चा हो तो 8 याद रखिएगा, 8। नाटक में अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नाटक में अभिनय के कुल 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अगला प्रश्न है, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व याद रखना है। तो एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा संकलन त्रय। प्रश्न नंबर 35, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो विश्व का प्रथम उपन्यास जो है वो कादम्बरी को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास
का नाम यहाँ बता दीजिए, तो गोदान हो जाएगा। बहुत ही आसानी प्रश्न था। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? बंकिम चंद्र का, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आनंद मठ। अगला प्रश्न है बेताल पचीसी के लेखक कौन है? तो सोमदेव भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है यथार्थवादी, थोड़ा यथार्थ थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ चलिए, है यथार्थ, है ना। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रही है? तो परंपरा केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित या रूप केंद्रित? सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यक्ति केंद्रित। अगला क्वेश्चन, आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? तो नई कहानी। प्रश्न नंबर 41 है मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कुल 100 कहानियां हैं। कितनी है? तो 100 कहानियां, याद रखिएगा 100 कहानियां हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व हिंदी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसके कितने चरणों में बांटा गया? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 3 चरणों में बांटा गया। प्रश्न नंबर 43, कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? उपमान, पात्र, अलंकार या रस? तो कहानी का प्रमुख तत्व जो है वो पात्र, याद रखिएगा पात्र। प्रश्न नंबर 44 है किस सदी में गद्य में नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया? तो कहानी के जो विकास है वो सदी है 19वीं सदी, याद रखिए 19वीं सदी में नवीन विधाओं का विकास हुआ, याद रखिएगा। तो कहानी यानी गद्य विधा का विकास हुआ जिसमें कहानी महत्वपूर्ण विधा है, तो इसका विकास का जो काल है वो समय है 19वीं सदी। प्रश्न नंबर 45, निबंध में किस तरह के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से या सभी तरीके से? प्रश्न है निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से या सभी तरीके से? सही जवाब हो जाएगा सभी तरीके से। प्रश्न नंबर 46, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? तो हिंदी आलोचना का जो विकास है वो एक प्रकार से कहिए तो आधुनिक काल से माना जाता है। 47 प्रश्न है जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है उसे क्या कहते हैं? जब कोई लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है उसके हम आत्मकथा कहते हैं, जब खुद के बारे में कोई लिखता है तो। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जीवनी। जब व्यक्ति स्वयं लिखेगा तो आत्मकथा, और जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा कोई लिखेगा तो उसको जीवनी कहेंगे। बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? याद रखिएगा बाल मुकुंद गुप्त कृत्य हिंदी का जो प्रथम संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है और इसका जो समय है वो है 1907। रेखा चित्र की विशेषताएं किसमें होती हैं? तीव्रता में, चपलता में, विस्तार में या संवेगता में? तो सही जवाब है तीव्रता में। प्रश्न नंबर 51 है किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु जी ने। प्रश्न नंबर 52 है कारक के भेद हैं, तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 53, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उसे क्या कहते हैं? जब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। अगर संधि नहीं पढ़े होंगे तो हमारे वीडियो क्लासेस में संधि का भी वीडियो क्लासेस बहुत ही ट्रिकी तरीके से अपलोडेड है, उसे आप पढ़िए, संधि आप तुरंत समझ जाइएगा। प्रश्न नंबर 54 है जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास भी अगर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना हो, तुरंत समझ में आ जाए, तो आप वीडियो क्लासेस हमारे चैनल में जाकर देख लीजिए, ग्रामर पोर्शन में जाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समास को भी हम पढ़ाए हैं। प्रश्न नंबर 55 है उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर अर्थ बदलता है? शब्द के पूर्व में लगे तो उपसर्ग और बाद में लगे तो प्रत्यय। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उपसर्ग। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है का अर्थ है छल कपट से एक बार ही काम बन जाता है, चर और विपत्ति, सज धज कर चलना बहुत खराब चीज़ है,
या जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। तो काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, अर्थात छल कपट से एक बार काम बन जाता है, यानी एक बार काम बन जाता है, दोबारा नहीं बनता है। साथियों, आज हम इस वीडियो क्लासेस में कुल 56 प्रश्नों को लेकर आए। नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में जो बचे हुए प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। तब तक आप इस सभी प्रश्नों के बाद फिर से रिवीजन कर लें। झारखंड टीजीटी का अगर आपको नोट्स चाहिए, संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स पीडीएफ में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। झारखंड टीजीटी हिंदी का संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। उस नोट्स को अगर आपको परचेस करना है तो आप हमसे संपर्क करें। संपर्क करने के लिए वीडियो क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, या भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक भी दिया हो, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां से ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत कुछ नवीन जानकारियां भी मिलेगी, साथ ही साथ क्विज के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तब तक सभी को धन्यवाद। साथियों, आज हम इस वीडियो क्लासेस में कुल 56 प्रश्नों को लेकर आए। नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में जो बचे हुए प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। तब तक आप इस सभी प्रश्नों के बाद फिर से रिवीजन कर लें। झारखंड टीजीटी का अगर आपको नोट्स चाहिए, संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स पीडीएफ में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। झारखंड टीजीटी हिंदी का संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। उस नोट्स को अगर आपको परचेस करना है तो आप हमसे संपर्क करें। संपर्क करने के लिए वीडियो क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, या भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक भी दिया हो, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां से ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत कुछ नवीन जानकारियां भी मिलेगी, साथ ही साथ क्विज के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तब तक सभी को धन्यवाद।